हे गाइस, सो जो हमने कल यहाँ ये टॉपिक तक ख़त्म किया था जहाँ हमने मैनेज रिएक्शन ख़त्म की थी. सो नेक्स्ट टॉपिक आता है स्पेसिफिक इनॉल इक्विवेलेंट्स कैन बी यूज टू कंट्रोल aldol रिएक्शंस. अब हम ये पूरे चैप्टर में कर क्या रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, कार्बोनिल में बेस डाल रहे हैं और बेस में से हमारा बन रहा है इनोलेट. जब इनोलेट बन रहा है तो ये इनोलेट के पास दो चॉइसेस हो सकती है. या तो ये ओरिजिनल कार्बोनिल को ही रिएक्ट करके aldol सेल्फ कंडेंसेशन दे दे, या तो अगर हम दूसरा कार्बोनिल ऐड करें तो वो उसके साथ रिएक्ट करके क्रॉस दे. ठीक है, अब बात ये होती है कि ये हमारा डिजायर है कि भाई मतलब ये हमारी चॉइस है कि हम aldol रिएक्शन सेल्फ कंडेंसेशन चाहते हैं हम या क्रॉस कंडेंसेशन चाहते हैं. अब सेल्फ में देखो कभी कोई इश्यू नहीं रहता ज़्यादा. क्यों? क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड है. कार्बोनिल का आप इनोलेट बनाओ तो वैसे ही तैयार होता है दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोनिल को अटैक करने के लिए. प्रॉब्लम थोड़ी बहुत कहाँ होती है, जब हमें क्रॉस करना होता है. जब हमारे पास दो रिएक्टेंट होते हैं उसमें से एक इनोलेट फॉर्म करेगा तो जो दूसरा ये जो इनोलेट है अब इसके पास दो चॉइसेस होती है, या तो वो इसको भी रिएक्ट कर सकता है या तो वो ये दूसरे रिएक्टेंट को भी रिएक्ट कर सकता है. हम चाहते हैं कि ये हमारा दूसरा रिएक्टेंट को रिएक्ट करे, ये पहले वाले को ना करे. ठीक है, तो अब हम ऐसे तरीके ढूंढेंगे कि जिससे हमारा इनोलेट स्टेबल हो. एक बार हमारा इनोलेट स्टेबल हो जाए ना, फिर हम उसको किसी के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं. इसका मतलब सपोज करो R1 और R2 में R2 के पास अल्फा प्रोटॉन्स है ही नहीं तो वो इनोलेट नहीं फॉर्म करेगा. ठीक है, सो R1 इनोलेट फॉर्म करेगा. एक बार R1 ने इनोलेट फॉर्म कर दिया, उसके पास दो चॉइसेस हैं. ये इनोलेट के पास वो R1 को भी रिएक्ट कर सकता है पर R2 को भी कर सकता है. पर अगर मैं ये इनोलेट को स्टेबल बना दूं तो वो क्या होगा, ये सारे कन्वर्ट इसमें हो जाए फिर बाद में ये इसके साथ रिएक्ट करे. ऐसा कोई मेथड करूँ, या तो कुछ ऐसा करूँ कि ये रिएक्शन इतने स्पीड में हो जाए कि इनको टाइम ही ना लगे कि ये इसके साथ रिएक्ट हो. ठीक है, या फिर ऐसा कुछ करूं कि इसकी स्टेबिलिटी अगर बढ़ जाए ना तो इसका मतलब ये जो इनोलेट फॉर्म हुआ वो स्टेबल है, मतलब थोड़ी देर वो रुक सकता है. फिर जब ये सारा इसमें कन्वर्ट हो जाए तो नेक्स्ट स्टेप में मैं R2 ऐड करूं. ठीक है, ये सारे तरीके. तो अब हम क्या करेंगे, ये सारे तरीके करेंगे कि हम कैसे इनोलेट को स्टेबल बनाएं. ठीक है, तो अभी से लेके जितना भी टॉपिक मैं कवर कराऊंगी उसमें सब में ऐसा होगा कि हम इनोलेट को स्टेबल बना रहे हैं. ठीक है, अब ये बात है ना सस्पेंस मूवी वाली हो गई. मैंने आपको पहले ही बता दिया सस्पेंस क्या है. तो अब आप जब दूसरी बार मूवी देखोगे ना, जब आपको सस्पेंस पता है और फिर आप जब दूसरी बार मूवी देखोगे तो आप मतलब जहाँ जहाँ उन लोग ने छोटी छोटी पॉइंट्स होते हैं कि भाई हाँ यहाँ ये हुआ था, पहले बार नहीं देखा होता है. तो सस्पेंस मूवी अगर यूजुअली दो बार देखो तो और अच्छे से समझ में आती है. तो ये बात होगी. अब इसका मतलब मैं इसलिए बता रही हूँ ये कि यहाँ से लेके जितना टॉपिक मैं करवाने वाली इस सब में हम क्या करने वाले, इनोलेट की स्टेबिलिटी बढ़ाने वाले. जितने तरीके हैं हमारे पास सारे तरीके से. अब आप बोलोगे उतने तरीके क्यों चाहिए. अब जैसे मैंने आपको बोला अवेलेबिलिटी होती है, जिसके पास जो अवेलेबल हो मार्केट में. अभी किसी के पास चलो ये तीनों तरीके. किसी किसी के पास ऐसा होगा कि भाई सिलाइलिकेन जो है वो ज़्यादा अवेलेबल है तो वो ये मेथड प्रेफर करेगा. किसी के पास 1,3 डाइकार्बोनिल कंपाउंड बहुत ज़्यादा पड़ा है और उसको कुछ बनाना है और ये एक्सेस में पड़ा है तो वो ये तरीका यूज़ करेगा. तो जैसी जैसी अपना कन्वीनियंस होता है, जैसे जैसे हमारी सोर्सेस होती है उस हिसाब से हम रिएक्शन करते. इसलिए हमारे पास 10 तरीके हों तो उसमें से हम देखेंगे कि भाई हमारे पास जैसे किचन में खाना बनाना हो तो खाना बनाने रेसिपी हमारे पास सारी है, पर हम जो हमारे पास इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल है और हमारे पास गैस अवेलेबल है, पानी अवेलेबल है, जो भी अवेलेबल उस हिसाब से हम बनाएंगे. ठीक है, तो अब भी यहाँ से लेके हम सारे मेथड्स देखेंगे जिससे हमारा इनोलेट स्टेबल हो जाए, और बहुत से मेथड्स हैं. ठीक है, तो सबसे ये सारे डिटेल में है, ये सिर्फ आप लोग को एक एक फिगर दे दिए. ये लिथियम इनोलेट बनाएंगे हम, एजा इनोलेट बनाएंगे, इनोलेट एनायन बनाएंगे 1,3 डाइकार्बोनिल में से. ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई लिथियम इनोलेट्स इन aldol रिएक्शंस. ठीक है, अब मैंने क्या बोला, हमारा मेन मोटिव क्या है. मेन मोटिव याद रखो, हमारा इनोलेट को स्टेबल बनाना है. ठीक है, क्योंकि अगर इनोलेट स्टेबल हो गया इसका मतलब ये इनोलेट ये जिसमें से बना जो कार्बोनिल कंपाउंड में से उसको रिएक्ट नहीं करेगा. अगर स्टेबल हो गया मतलब अब जैसे ये स्टेबल हो जाएगा फिर हम दूसरा हमारा कार्बोनिल ग्रुप रिएक्टेंट ऐड करेंगे. ठीक है, सो अब हमारा इनोलेट को इधर स्टेबल कैसे बनाएंगे. कार्बोनिल कंपाउंड लिया,
एलडीए ऐड किया। जैसे एलडीए ऐड करेंगे हमारा ये लिथियम, ये पूरा मेथड हमने देखा था आई गेस लास्ट चैप्टर में या तो 20th चैप्टर में देखा था, दोनों चैप्टर में देखा था इनफैक्ट। तो क्या होगा, ये कंपाउंड बना दिया लिथियम इनोलेट, ठीक है। ये लिथियम इनोलेट में डिटेल में नहीं बता रही, सेम चीज़ है। यहाँ से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा और यहाँ डबल बॉन्ड होगा, ओ होगा, तो वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और लिथियम वहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ये बन गया हमारा लिथियम इनोलेट। एक बार लिथियम इनोलेट बन गया ना, तो देखो अब ये क्यों, ये मेथड हमारे लिए हेल्पफुल क्यों, दिस रिएक्शन हैपन्स वेरी क्विकली, सो क्विकली दैट द पार्टली फॉर्म्ड इनोलेट डज नॉट हैव चांस टू रिएक्ट विद द अनइनोलाइज्ड कार्बोनिल कंपाउंड बिफोर प्रोटॉन रिमूवल इज कंप्लीट। इसका मतलब हमारा कार्बोनिल से लिथियम इनोलेट इतना स्पीड रिएक्शन है, इतना स्पीड रिएक्शन है कि लिथियम इनोलेट के पास टाइम ही नहीं मिलता कि वो दूसरा कार्बोनिल मॉलिक्यूल के साथ जाके रिएक्ट कर सके। तो अब एक बार हमारा इनोलेट स्टेबल हो जाए, फिर क्या करेंगे, हम दूसरा कार्बोनिल ऐड करेंगे। यहाँ दूसरा कार्बोनिल इन लोग क्या ऐड कर रही है, PHCHO, दैट इज बेंजाल्डिहाइड, बेंजीन के ऊपर CHO, बेंजाल्डिहाइड। अब बेंजाल्डिहाइड और ये कार्बोनिल के साथ कैसे रिएक्शन होगा, aldol बनाना है, ये इनोलेट, ये कार्बोनिल कंपाउंड, सॉरी तो ये कैसे रिएक्शन बनाएगा, देखो ये डबल बॉन्ड इस तरफ, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, ये लिथियम यहाँ था तो अभी ये दोनों के बीच में कॉमन हो जाएगा और ये कार्बन के बीच में नया बॉन्ड फॉर्म होगा। देखो ये दोनों के बीच में नया बॉन्ड फॉर्म हुआ, लिथियम दोनों के बीच में शेयर हुआ। फिर हम लोग करेंगे उसका हाइड्रोलिसिस। जैसे ही उसका हम लोग एक्वस वर्कअप करेंगे तो क्या होगा, हमारा प्रोटॉन, यहाँ प्रोटोनेशन हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड कार्बोनिल बन गया। ये लिथियम यहाँ से चला जाएगा और फिर हम लोग का H+ आ जाएगा। हाइड्रोलिसिस नहीं, एसिड हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ प्रोटोनेशन हो गया, ठीक है। तो ये हमारा बन गया aldol, ठीक है। तो ये तरीका ऐसा था कि भाई हमने लिथियम इनोलेट बनाया, ठीक है, पर लिथियम इनोलेट से हमें क्या फ़ायदा हुआ, क्योंकि ये रिएक्शन ही इतनी स्पीड है कि ये इनोलेट ये हमारे कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्ट ही नहीं होगा। तो इसका मतलब ये जो लिथियम इनोलेट की वजह से सेल्फ की पॉसिबिलिटी चली गई, ये स्टेबल हो गया, हमने दूसरा कार्बोनिल ऐड कर दिया, हमें aldol मिल गया, ठीक है। सो ये तरीका इन्होंने अपनाया। अब ये तरीका एक है, ठीक है। अब उसके 2-3 रिएक्शंस दिए, सारे रिएक्शंस देख लेते हैं। सबसे पहले क्या बनाएगा, ये कार्बोनिल कंपाउंड LDA के साथ लिथियम इनोलेट बनाया, लिथियम इनोलेट बना दिया, ये स्टेबल हो गया। फिर हमने दूसरा कार्बोनिल ऐड किया, देखो ये दोनों का रिएक्टेंट अलग अलग है। दूसरा रिएक्टेंट ऐड करेंगे, क्या मिलेगा, हमारा aldol। जैसे हमने पिछली मैकेनिज्म की सेम मैकेनिज्म में रिपीट नहीं करूंगी। सो ये मक्खी कल भी आई थी सो ये हमारा कंपाउंड बन गया, ठीक है। अब देखो सेम रिएक्शन, अच्छा हाँ, यहाँ वही सोचो क्या अलग देखना था। ये हमारा टर्शरी ग्रुप, टर्शरी 1 2 3 कार्बन CH, हाँ ये हमारा टर्शरी कार्बन है, ठीक है। अब यहाँ इसका लिथियम सॉल्ट बना, लिथियम सॉल्ट बन गया इनोलेट, लिथियम इनोलेट, सॉल्ट नहीं, लिथियम इनोलेट बनाना था, लिथियम इनोलेट बन गया। अब देखो हमने ऐड किया दूसरा कार्बोनिल। अब ये इतना कंजस्टेड है, क्राउडेड है, फिर भी ये रिएक्शन पॉसिबल हो रही है, ठीक है। पर एक्चुअली में क्या हो रहा है, इसके है ना, वी डिड नॉट मेंशन द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द फर्स्ट 2 प्रोडक्ट्स। अब ये जो है ना, ये दोनों डायस्टीरियोमर्स है। डायस्टीरियोमर्स मतलब क्या, कि ये और ये ग्रुप, ये दोनों, अब देखो ये वाला जो क्वाटरनरी कार्बन का ग्रुप था वो ये लिथियम इनोलेट का था, अटैक ये करने वाला इस पे। तो अब ये जो अटैक करेगा ना, वो क्या होगा, दूसरे साइड में ऐड होगा। जैसे कि अगर ये अबाउ द प्लेन है तो ये बिलो द प्लेन ऐड होगा, अगर ये बिलो द प्लेन है तो ये अबाउ द प्लेन ऐड होगा। देखो ये वाली सिंबल इसीलिए यूज़ करते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसका मतलब इसका प्लेन फिक्स नहीं है, पर बात ये है कि ये दोनों ऑपोजिट प्लेन में आएंगे। क्यों, क्योंकि ये है इतने क्राउडेड कि ये एक जगह पे नहीं आएंगे, ठीक है। पर बात ये, इन लोग ने ऐसा लिखा है कि भाई इन्होंने यहाँ स्टीरियोकेमिस्ट्री क्यों स्पेसिफाई नहीं की है, क्योंकि इनका कहना यह है कि जब इसका इन लोग ऑक्सीडेशन करते हैं तो ऑक्सीडेशन करने पे बोथ गिव्स द सेम डाइकीटोन। अब आप बोलोगे कैसे, अब देखो ये ऑक्सीडेशन किया, ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या होगा, ये OH है वो कार्बोनिल में कन्वर्ट हो गया। अब देखो ये अबाउ द प्लेन हो या बिलो द प्लेन हो, बात ये है कि ये हो गए दोनों सेम, मतलब ये बन गया डाइकीटोन, ठीक है।
तो ये जो डाई कीटोन का फॉर्मेशन जो हुआ, उनका कहना है कि कोई भी आप डाई स्टीरियो आइसोमर यूज़ करो, प्रोडक्ट एक ही मिल रहा है, इसलिए उन्होंने यहाँ स्टीरियो केमिस्ट्री स्पेसिफाई नहीं की थी। ठीक है, ये खत्म हुआ। अब बात करते सिलाइल इनोल ईथर इन aldol। फिर से हमारा मेन मोटिव क्या है, हमारा जो इनोलेट है उसको स्टेबल बनाना। ठीक है, देखते हैं इन्होंने क्या मेथड यूज़ किया। अब सिलाइल कंपाउंड तो हमने पहले ही बना दी है, देखो ये हमारा पिछले चैप्टर में बना है। कार्बोनिल कंपाउंड में अमाइन और ट्राइमिथाइल सिलाइल क्लोराइड ऐड करो, सिलाइल इनोल ईथर बन गया। फिर ये स्टेबल है, ठीक है, ये स्टेबल है, तो ये जैसे ही कंपाउंड बन जाएगा फिर कार्बोनिल के साथ रिएक्ट करेंगे। कार्बोनिल के साथ TiCl4। अच्छा, ये TiCl4 है ना, इन लोग और 2-3 बार याद करवाने वाले कि ये जो सेकेंड स्टेप है इसमें एक ल्यूविस एसिड कंपलसरी है। वो क्यों, हम उसके मैकेनिज्म में देखेंगे। फिर जैसे ये कंपाउंड ऐड किया क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन पे था ये सिलाइल ग्रुप ये इस तरफ आ जाएगा और ये दोनों के बीच में एक नया बॉन्ड बन गया। एसिड वर्कअप कर दो, क्या बन गया, हमारा aldol कंपाउंड बन गया। अब देखते हैं कि भाई ये जो सिलाइल इनोल ईथर बनाया उसका हमें क्या फ़ायदा मिला। तो भाई उससे हमें ये हेल्प मिली कि ये जब एक बार सिलाइल इनोल ईथर बन गया, फिर इसको जो अगर दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्ट करना हो ना, तो हमें ल्यूविस एसिड डालना पड़ेगा। एक बार ल्यूविस एसिड डालेंगे फिर ही aldol होगा। मतलब हमारा जो ओरिजिनल कार्बोनिल कंपाउंड था, अगर हम उसको रिएक्टेंट R1 ले तो वो रिएक्टेंट ने इनोलेट बना दिया बेस के प्रेजेंस में। अब इसको मतलब अगर इसमें सेल्फ कंडेंसेशन क्यों पॉसिबल नहीं, क्योंकि अगर इसको इसके साथ रिएक्ट करना है, इसको इनोलेट को अगर कार्बोनिल कंपाउंड के साथ फिर से रिएक्ट करना है, तो इसको ज़रूरत है एक ल्यूविस एसिड की। अब हम जब इनोलेट बना रहे, हमें ल्यूविस एसिड की ज़रूरत नहीं, हम डालेंगे नहीं। इसका मतलब ये जो रिएक्शन है ये सेल्फ कंडेंसेशन के साथ, ये सेल्फ कंडेंसेशन पॉसिबल यहाँ नहीं होगा। हो गई ना फ़ायदे वाली बात, हमारा इनोलेट स्टेबल हो गया, सेल्फ कंडेंसेशन पॉसिबल नहीं है, हो गई फ़ायदा। जैसे ही एक बार इनोलेट बन गया फिर हम लोग उसको कार्बोनिल ऐड करेंगे और साथ में ल्यूविस एसिड डालेंगे। जैसे ल्यूविस एसिड डालेंगे हमारा aldol बन जाएगा। ठीक है, अब मैकेनिज्म देख लेते हैं। देखो हमारा जो कार्बोनिल कंपाउंड था उसके साथ हमने ल्यूविस एसिड डाली थी, तो ल्यूविस एसिड का जो TiCl4 है, Cl4 चला जाएगा, TiCl3 या ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना देगा। फिर ये दोनों जैसे रिएक्ट करेंगे क्या होगा, ये जो TiCl3 में से जो एक क्लोरीन निकला था वो क्लोरीन ये इसके साथ आएगा। जैसे ही इसके साथ आएगा इसकी टेट्रावैलेंसी हो गई सिलिकॉन की, तो ये यहाँ से निकल जाएगा। फिर जैसे ये यहाँ से निकलेगा इसका जो क्लोरीन है वो फिर से रिलीज होकर देगा ये, और जैसे इसका क्लोरीन रिलीज करेगा ये TiCl4 बन के निकल जाएगा, और ये जो सिलिकॉन है अब इसकी एक वैलेंसी कम हुई तो ये ऑक्सीजन पे आ जाएगा। ठीक है, अब आपको लगेगा ये सब कैसे, थोड़ा मैंने फटाफट समझा दिया, पर एक्चुअली में ये ऐसा इतना ईजी है नहीं समझने के लिए। क्यों, अगर क्लेडन बुक वाले ही बोले अगर रिएक्शन कॉम्प्लिकेटेड है मतलब वो एक्चुअल में कॉम्प्लिकेटेड है। सो दिस मैकेनिज्म लुक्स कॉम्प्लिकेटेड, इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड। मतलब इनका कहना ये है कि इनको ये नहीं पता कि ये जो TiCl3 टाइटेनियम है वो दोनों ऑक्सीजन से पूरा टाइम बॉन्डेड रह रहे हैं, या फिर ये जो इन्होंने 2-3 अलग अलग स्टेप में दिखाई ये एक्चुअली सब एक ही स्टेप में हो जा रहे हैं। तो उनको ये सब है ना एक्चुअली मालूम ही नहीं है, पर फैक्ट उनको इतना पता है कि ल्यूविस एसिड ज़रूरी है एक सिलाइल इनोल ईथर को रिएक्ट करने के लिए कार्बोनिल के साथ, ल्यूविस एसिड ज़रूरी। और दूसरी बात ये कि द की स्टेप इन aldol ऑफ द सिलाइल इनोल ईथर विद द ल्यूविस कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रोफाइल, मतलब की स्टेप कौन सा है कि सिलाइल इनोल ईथर हमारे ल्यूविस एसिड कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, सो ये दोनों बात पता होने के हिसाब से इन्होंने अपना एक मैकेनिज्म दे दिया, पर ये मैकेनिज्म एक्चुअली में हो रही है ये इनको भी नहीं पता। ठीक है, सो पर बात ये है मेन हमारा मोटिव ये था कि हमारा इनोलेट स्टेबल हो जाए। एक बार हमारा इनोलेट स्टेबल हो गया तो हम एसिड और दूसरा कार्बोनिल ऐड करेंगे तो हमें aldol बन जाएगा। हमारा मेन एम ये था कि भाई सेल्फ नहीं कंडेंसेशन नहीं होना चाहिए, तो यहाँ तो हो ही नहीं रहा। फिर से एक और रिएक्शन। अच्छा ये आप है ना एक रिएक्शन देखो, और अगर आपको मैं कॉन्सेप्ट जो एक बार समझा रही हूँ समझ में आ जा रहा हो ना, तो बाकी के रिएक्शन आप बिना देख के करो। अब इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब ये रिएक्शन एक सिंपल रिएक्शन है, तो ट्राई करो खुद से हो जाए।
सो ये कार्बोनिल इसके साथ रिएक्ट करा, ये बना सिलाइलिनॉल ईथर। एक बार सिलाइलिनॉल ईथर बन गया, ल्यूइस एसिड ऐड करो, कार्बोनिल ऐड करो, अल्डोल बन गया। अल्डोल के साथ अगर फिर से डिहाइड्रेशन कर दो, फिर से TSOH डाल दिया तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। यहाँ से OH गया, यहाँ से H गया और डबल बॉन्ड आ गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अभी कोई आगे रिएक्शन आने वाली है ना, उसमें हम ये प्रोडक्ट ही नहीं दिखाएंगे, सीधा यही दिखाएंगे, ठीक है। सो ये स्टेप मत भूलना। एक बार अल्डोल बन गया तो फिर हम उसको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिर्फ एक मॉलिक्यूल ऑफ H2O निकाल के बना सकते हैं। नेक्स्ट विटिंग। सो विटिंग में मेन मोटिव हमारा क्या है, हमारा इनोलेट स्टेबल होना चाहिए जिससे हमारा सेल्फ कंडेंसेशन पॉसिबल ना हो। मेन मोटिव देखते हैं। विटिंग हमने ना 11th चैप्टर में देखा था। तो उसमें हमने देखा था कि विटिंग में यिलाइड फॉर्म होता है, यही फॉस्फोरस का। तो उसमें यिलाइड मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों बाजू बाजू में हो तो हम लोग उसको बोलते हैं यिलाइड। अल्फा कार्बोनिल लिया, जैसे PPH3 ऐड किया तो ये फॉस्फोनियम सॉल्ट बना। फॉस्फोनियम सॉल्ट में बेस डालो ना तो क्या होगा, यहाँ का हाइड्रोजन जाएगा, जैसे यहाँ का हाइड्रोजन जाएगा इसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा, तो ये हो गया यिलाइड। पर एक्चुअली में इन्होंने इनोलेट के फॉर्म में दिखाया। तो इन्होंने क्या किया, जैसे इसके ऊपर माइनस चार्ज आया तो अब इसको ये नहीं होता तो क्या होता, हमारा हाइड्रोजन जैसे ही जाएगा तो ये इनोलेट फॉर्म करेगा। तो इन्होंने सीधा ये स्टेप दिखा दिया, पर एक्चुअली में ये प्लस और इसके बाजू वाला माइनस होगा। H+ गया तो ये इस पे माइनस होगा, तो ये इसको हम यिलाइड बोलते हैं। और वही अगर इसने बॉन्ड फॉर्म करके ऑक्सीजन माइनस हो गया तो उसको हम बोलेंगे इनोलेट, ठीक है। सो ये दोनों है। फिर उसको हम कार्बोनिल के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, अल्डोल से फिर बाद में इन्होंने H2O डिहाइड्रेशन करके अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनाया। नहीं, यहाँ है ना डिहाइड्रेशन नहीं होता, यहाँ एक अच्छी रिएक्शन होती है, वो हम देखते हैं। उससे पहले ये देख लेते हैं कि भाई यिलाइड बनने से हमारी फ़ायदा क्या हुआ, ये चीज़ सेटिस्फाई हो रही है। तो भाई हो रही है कैसे, तो यिलाइड इतना स्टेबल है कि ये मार्केट में अलग से कॉमर्शियली अवेलेबल है। जिसमें हमने देखा था वो माइकल में जो हम लोग मिक्सचर बनाते, शिमोनर्स सॉल्ट, बहुत अलग नाम था उसका, ओके दिस वन, शिनमोसर्स सॉल्ट, जिसमें ये मिक्सचर ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट में। सो दैट सेम वही तरीके से कहाँ गया, हाँ, हमारा जो यिलाइड है ये मार्केट में अवेलेबल है। मतलब हमारा एक तो हम वैसे ही कार्बोनिल कंपाउंड ले रहे हैं विद अल्फा हेलो, तो ये कंपाउंड अगर इसमें फॉर्म हो गया ना तो ये इतना स्टेबल है ना कि इसके पास ये वापस रिएक्ट ही नहीं करेगा ये कार्बोनिल। इसका मतलब सेल्फ कैंसिल हुआ। सो ये कैंसिल हो गया, मतलब सेम हमारा रिएक्शन निकल गई आगे। देखना है हमारा इनोलेट स्टेबल होना चाहिए। अब देखते हैं रिएक्शन। अच्छा हाँ, अगर आपको याद हो ना विटिंग रिएक्शन जो 11 चैप्टर में किया तो आपको ये ज़्यादा आसानी रहेगी। एक बार हमारा यिलाइड बन गया, यिलाइड बनने के बाद ये दूसरे कार्बोनिल से रिएक्ट करेगा, कार्बोनिल से रिएक्ट करेगा, बॉन्ड बनाया। अब आपको मैंने तभी भी बताया था फॉस्फोरस और ऑक्सीजन बहुत अच्छा बॉन्ड फॉर्म करते हैं। कभी भी अगर उसके पास चॉइस हो ना फॉस्फोरस और ऑक्सीजन फ्री हो तो सबसे अच्छा बॉन्ड बनाएगा। फॉस्फोरस और ऑक्सीजन का एक बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है। सो ये एक बना देगा, ये हमने उसमें भी देखा था विटिंग में। सो जैसे ये फॉस्फोरस और ऑक्सीजन बॉन्ड बना देंगे क्या होगा, ये फॉस्फोरस ऑक्सीजन को लेके निकलेगा। अब जो ब्रेकेज होगी ना ये फॉस्फोरस और ऑक्सीजन लेके निकलेगा और हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिल गया। तो यहाँ देखो, यहाँ हमने जो रिएक्शन की उसमें हमें अल्डोल तो मिला ही नहीं डायरेक्टली, हमें मिला अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। सो एक डायरेक्ट तरीका है। अच्छा, जो मैं बता रही थी ये जो यिलाइड था ये कॉमर्शियली अवेलेबल होता है हमें। सो ये इतना स्टेबल है कि ये कॉमर्शियली, अब कॉमर्शियली अवेलेबल है मतलब ऑब्वियसली स्टेबल ही होगा, तो ही उसको स्टोर कर सकते हैं। तो इसलिए ये स्टेबल है, तो फिर हमारा क्वेश्चन ही नहीं आता कि ये सेल्फ कंडेंसेशन करे। तो यहाँ हमें प्रोडक्ट मिल गया इनाल। इनाल मतलब वही अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड को भी हम इनाल भी बोल सकते हैं, दैट इज ईन। और आल मतलब आल्डिहाइड, कीटोन हो तो नहीं बोलते बाय द वे, ईन और आल्डिहाइड ग्रुप हो तो इनाल प्रोडक्ट। अब बात यह है कि अगर ये आल्डिहाइड के साथ अच्छा रिएक्शन देता है पर ये कीटोन के साथ इतना अच्छा रिएक्शन देता नहीं है ये, तो उसके जगह उसका भी सॉल्यूशन है। बस ये जो हम लोग PPH3 यूज़ कर रहे थे उसके जगह हम लोग ये वाला यूज़ कर ले, ट्राई मिथाइल फॉस्फोनो एसीटेट, तो ये अच्छा सा रिएक्शन करेगा हमारे कीटोन के साथ। तो भाई क्यों, एक्चुअली में वो वाला जो था ना वो
मतलब एल्डिहाइड रिएक्टिव है इसलिए वो रिएक्ट हो गया, कीटोन इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है तो उसको ये ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल हो तो ये अच्छा इलेक्ट्रोफाइल के साथ अटैक हो सकता है। तो हमने इसकी क्या की न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ाई। न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसे बढ़ाई? OMe इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमने ऐड किया, तो हमने न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ाई और फिर हमने कीटोन के साथ रिएक्ट किया। फिर से देखो यहाँ अल्डोल नहीं फॉर्म हुआ, सीधा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्म हो गया। सेम एक और रिएक्शन हो सके तो अगर ये बना लिया है तो ये खुद से ट्राई करना। नेक्स्ट 1,3 डाइकार्बोनिल कंपाउंड्स के थ्रू। तो भाई 1,3 डाइकार्बोनिल कंपाउंड्स में हमारा मेन मोटिव इनोलेट स्टेबल होना चाहिए जिससे हमारा सेल्फ कंडेंसेशन पॉसिबल ना हो। तो हम लोग 1,3 डाइकार्बोनिल से ये चीज़ करेंगे। तो भाई कैसे? अच्छा 1,3 डाइकार्बोनिल सेम चीज़, यहाँ से जो बीच वाला हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन जाएगा, जैसे यहाँ का हाइड्रोजन जाएगा यहाँ इनोलेट फॉर्म हो जाएगा और हमें हमारा इनोलेट मिल जाएगा फ्रॉम 1,3 डाइकार्बोनिल कंपाउंड। विथ 1,3 डाइकार्बोनिल कंपाउंड we have a small proportion of not particularly reactive unenolized in the presence of large amount of stable enol, so no aldol occurs। अब इन लोग का क्या कहना है पता है? ये जो इनोलेट फॉर्म हुआ 1,3 डाइकार्बोनिल से वो इतना ज़्यादा स्टेबल इनोलेट है कि वो अनइनोलाइज्ड कार्बोनिल अगर प्रेजेंट भी हो ना तो वो प्रिफर ही नहीं करेगा उसके साथ रिएक्ट होने में, तो aldol रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। फिर से बता दो, उनका कहना ये है कि हमारा जो हाई क्वांटिटी में हमारा जो स्टेबल इनोलेट प्रेजेंट है वो ये कम क्वांटिटी ऑफ अनरिएक्टिव कार्बोनिल कंपाउंड के साथ वो सेल्फ नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि ये इतना स्टेबल और इतना ज़्यादा क्वांटिटी में है कि वो ये प्रेफर नहीं करेगा सेल्फ होना। नेक्स्ट क्या आ जाता है? सेल्फ पॉसिबल नहीं हो रहा है तो क्रॉस कंडेंसेशन। हमने 1,3 डाइकार्बोनिल कंपाउंड लिया, एक और दूसरा कार्बोनिल कंपाउंड लिया, अमाइन डाल दिया, एसिटिक एसिड दिया। इसमें देखो हमने सब एक ही साथ डाल दिया, ये इनोलेट फॉर्म करेगा, ये फिर बाद में ये कार्बोनिल के साथ रिएक्ट करके यहाँ भी देखो aldol फॉर्म हुआ, फिर बाद में हमने डिहाइड्रेशन करके अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बना दिया। अब ये जो रिएक्शन है इसको हम बोलते हैं नोवेंजल रिएक्शन। The aldol condensation of 1,3 डाइकार्बोनिल compounds under these conditions is known as Nowengel reaction। So ये एक नेम रिएक्शन है तो वो हमें याद रखना पड़ेगा। किसकी रिएक्शन? तो भाई 1,3 जो डाइकार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन थी हमारे कार्बोनिल के साथ, उसको हम बोलते हैं नोवेंजल। तो भाई किसके प्रेजेंस में? अमाइन और कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन हो रही है तो। मैकेनिज्म, ये हमारा 1,3 डाइकार्बोनिल का इनोलेट कैसे फॉर्म होगा? तो भाई यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा और यहाँ या तो इस तरफ फॉर्म हो सकता है या तो इस तरफ भी फॉर्म हो सकता है, कोई भी तरफ इनोलेट फॉर्म हो सकता है, ज़रूरी अच्छा सिमेट्रिकल कंपाउंड हो तो इशू ही नहीं आना चाहिए। यहाँ भी पॉसिबल है, यहाँ भी पॉसिबल है। एक बार बन गया फिर हमारा कार्बोनिल ग्रुप ऐड होगा, जैसे ये वो यहाँ पे कहाँ ऐड होगा? ये हमारा इनोलेट है यहाँ, तो ये कार्बन और ये कार्बन बॉन्ड बनाएंगे। और ये है ना, आपको बड़ा कॉम्प्लिकेटेड ना लिखना हो ना तो इस क्या करो पता है, यहाँ इसको पूरा COOET रिप्लेस कर दो। जैसे ये COET ले तो छोटा मतलब थोड़ा छोटा स्ट्रक्चर लगेगा, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है और कन्फ्यूजन ना हो। ये H प्रोटोनेट हो जाएगा। सो aldol बन गया। इसमें डिहाइड्रेशन करेंगे तो यहाँ से हाइड्रोजन अभी भी अवेलेबल, यहाँ से हाइड्रोजन अवेलेबल है, ये OH है तो H2O चला जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो देखो यहाँ भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल का ये भी बन गया। ठीक है, सो ये भी एक तरीका है। अब के जितने सारे रिएक्शंस है ना वो सारे प्रैक्टिस वाले ही है, मतलब एग्जाम्पल्स ही है। सो अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो बिना देखे आप शुरू हो जाएं बाकी के सारे रिएक्शंस करने। मैलोनिक एसिड के साथ एल्डिहाइड लिया, पिपरेडीन और पिरिडीन बेस की तरह का यूज़ होगा तो वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ से रिएक्ट हो जाएगा, इनोलेट बनाएगा, इनोलेट बना के ये जो RCHO यहीं पे अटैक करेगा। कंपाउंड क्या मिला हमें? ये वाला। अब बोलोगे आप यहाँ 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यहाँ का एक कार्बोनिल ग्रुप और प्रोडक्ट में हमें मिलते सिर्फ एक ही। तो एक्चुअली में क्या हुआ, ये रिएक्शन हमने देखी थी आई गेस लास्ट ही चैप्टर में कि एस्टर में हमने बोला था जब हमें
जो COAT ग्रुप ना चाहिए हो तो हम उसको रिप्लेस कर हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं, या फिर उसका कन्वर्जन हम कर सकते हैं कोई और ग्रुप में, तो वो आसान है, तो हम वो प्रेफर करते हैं। चलो मानो अभी COAT को मेरे को अगर पूरा ग्रुप को ही हटा देना है, तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले इसको कन्वर्ट करूँगी कार्बोक्सिलिक एसिड में। जैसे इसका हाइड्रोलिसिस करूँगी, इसी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट, ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गए तो ये CO2 के फॉर्म में निकल जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे तरीके। अगर मेरे को ये नहीं करना तो मैं ये सिर्फ इसको COH में कन्वर्ट करके छोड़ दूँगी। रिएक्शन देख लेते हैं इसकी, मैकेनिज्म देख लेते हैं। सेम ही मैकेनिज्म है, बट द ट्रांजिशन स्टेट लीड्स टू एन ई अल्कीन to the more stable E product must be lower in energy and the product has E geometry। अब बात ये होती है, देखो यहाँ तक तो सब सेम था, किधर गया, यहाँ तक। फिर इसके बाद देखो ये जो CO2 है ना, COH था ना, ये इसमें CO2 एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो आपको पता होगा, हमने क्लोरीन का भी इससे पहले एक बार देखा था कि अगर एक अच्छा वो लिविंग ग्रुप प्रेजेंट हो तो वो निकल जाएगा। तो CO2 एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो वो यहाँ से निकल जाएगा। वो जैसे ही यहाँ से निकलेगा हम लोग को एक डबल बॉन्ड मिलेगा। अभी पॉसिबिलिटी ये है कि ये E भी हो सकता है और Z भी हो सकता है। E को ट्रांस के साथ रिलेट करो और Z को सिस के साथ। डिटेल में हम जाएंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में। अभी के लिए Z को सिस के साथ रिलेट करो, E को ट्रांस के साथ। तो यहाँ E भी E भी बन सकता था और Z भी बन सकता था। तो स्पेसिफिकली E क्यों बना? क्योंकि E ज़्यादा स्टेबल होता है, ट्रांस प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए E अल्किनोइक स्ट्रक्चर यहाँ पे मिला। इसमें कोई अलग चीज़ नहीं थी, सिर्फ सिंपल सी बात थी। ठीक है, तो अब देखो, अब हमने जितने भी ट्रिक्स देखी ना वो सारे जनरल में थी। हमारा मेन मोटिव क्या था? इनोलेट जो बन रहा है उसको स्टेबल करना, जिससे सेल्फ रिएक्शन जो है वो पॉसिबल ना हो। ठीक है, ये हमारा मेन मोटिव था। अब देखो इसमें हमने कितने सारे तरीके देखे। सबसे पहले हमने देखा लिथियम इनोलेट्स, फिर हमने देखा सिलाइल इनोल ईथर्स, फिर हमने कोई तो देखा, फिर हमने 1,3 डाइकार्बोनिल देखा। बीच में कौन सी देखी थी हमने? फिटिंग। हमने इतनी मेथड्स देखी। ठीक है, अब हम धीरे धीरे फंक्शनल ग्रुप को स्पेसिफिकली देखेंगे कि भाई हाउ टू कंट्रोल aldol रिएक्शन ऑफ एस्टर। अब ये बात हो गई LDA की। तो अब जो हमने इसमें बात की ना, सेम चीज़ यहाँ रिपीट हुई है, पर यहाँ स्पेसिफिकली एस्टर ग्रुप को लिया। यहाँ वो वाले में हम क्या कर रहे थे, R लिख दे रहे थे, डिपेंड कर रहा था कौन सा ग्रुप है। यहाँ हमने स्पेसिफिकली एस्टर के साथ किया, तो सेम चीज़ होने वाली है। और एक दो नए मेथड्स आएंगे, पर बाकी जो मेन चीज़ है वो वहाँ की वहाँ सेम रहने वाली है। देखो, तो सबसे पहले LDA यूज़ करके इन्होंने रिएक्शन किया, फिर LDA के साथ मिथाइल सिलाइल किया, तो ये दोनों रिप्लेस कर दे, ये बन के फिर ये रिप्लेस कर देगा इसको, फिर ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये है ना, पूरा जो आगे का था ना सेम ही है। अब मैं रिपीट करूँगी ना तो आपको बोर हो जाना है, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रही, आप लोग सॉल्व करो। जो आगे था ना सेम टू सेम है। ठीक है, पर अगर आपको डाउट्स हो, आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे तो मैं आपको सॉल्व कर दूँगी। सेम चीज़। अच्छा, ये एक बात याद रखना कि जहाँ जहाँ aldol बन रहा है वहाँ बात ठीक है, पर जहाँ जहाँ aldol नहीं बन रहा है, मतलब जैसे कि MCQs में ऑप्शंस में अगर aldol प्रोडक्ट नहीं है तो हम लोग वो एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल के डिहाइड्रेशन करके फिर प्रोडक्ट देखने का कि अल्फा बटा अनसैचुरेटेड कीटोन प्रेजेंट है कि नहीं है। ठीक है, ये सेम है, तो मैं ये रिपीट नहीं करवा रही। नेक्स्ट, इसमें एस्टर में एक नया तरीका है कि भाई जिंक इनोलेट्स के साथ भी कर सकते हैं। तो जिंक इनोलेट्स के साथ क्या होता है, जिंक इनोलेट्स है ना, हमारा लिथियम इनोलेट्स के बहुत अच्छे ऑल्टरनेटिव है। अगर लिथियम अवेलेबल नहीं है, जिंक अवेलेबल है आपके पास, तो आप ये रिएक्शन कर सकते हो। सेम अल्फा हेलो कार्बोनिल कंपाउंड के साथ जिंक ZnBr नहीं, खाली जिंक रिएक्ट करो तो क्या होगा, ये Br माइनस हो जाएगा, O और Zn बॉन्ड बना देंगे। यहाँ का हाइड्रोजन चला गया, यहाँ का ब्रोमीन गया, वो ब्रोमीन जाके यहाँ डबल बॉन्ड बना गई, ये हमारा बन गया जिंक इनोलेट। सिमिलर जैसे ये लिथियम था, लिथियम हटा के अगर ZnBr ले लो तो दैट इज जिंक इनोलेट। रिएक्शन कैसे होगी, सेम जो हमारा सिलाइल ईथर और हमारा लिथियम इनोलेट के साथ हुआ, जिंक इनोलेट के साथ कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट करो, ये ZnBr दोनों के बीच में आएगा, फिर बाद में ये यहाँ ही रह जाएगा, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म हो गया, हाइड्रोलिसिस करो, ये ग्रुप यहाँ से चला जाएगा और OH यहाँ आ गया, दिस इज aldol। सेम ये जो जिंक इनोलेट है ना, सेम हमारे लिथियम इनोलेट के जैसे ही रिएक्ट हुआ।
aldol reactions of zinc, ओके हाँ, ये aldol reactions of zinc enolates formed in this way is known as reformats की रिएक्शन. जैसे हमने वो क्या नाम है पीछे देखा था नोवेंजल, तो भाई रिएक्शन तो aldol की हो रही है, पर अगर रिएजेंट जैसे कि उसमें ऐसा होता है कि ये साइंटिस्ट ने रिएजेंट डिस्कवर किए होंगे और उसने रिएक्शन प्रोसीड किया तो उसके नाम का रिएक्शन है, तो वही. बाकी ऐसा नहीं है कि मैकेनिज्म चेंज हो रही है या, पर उसने जो रिएजेंट यूज़ किए वो. अब इन्होंने समरी में हमने छोटा सा ये दे दिया कि फॉर aldol रिएक्शन विथ एन एस्टर इनोलेट इक्विवेलेंट क्या कर सकते हैं, लिथियम इनोलेट फॉर्म कर सकते हैं, सिलाइल इनोल ईथर्स फॉर्म कर सकते हैं, या तो जिंक इनोलेट्स फॉर्म कर सकते हैं. ये तीनों मेथड फॉर्म करने से हमें प्रोडक्ट हमें aldol मिलेगा. सॉरी, ये तीनों रिएक्शन यूज़ करने से क्या चीज़ होगी, हमारा जो इनोलेट है वो स्टेबल होगा और वो जो ओरिजिनल कार्बोनिल है उसके साथ सेल्फ कंडेंसेशन ना करके वो क्रॉस करेगा. सेम चीज़ हाउ टू कंट्रोल aldol रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड. ठीक है, अभी हम फंक्शनल ग्रुप पे फोकस कर रहे हैं. अब एल्डिहाइड में क्या है, एल्डिहाइड इनोलाइज वेरी रेडिली बट ऑल्सो सेल्फ कंडेंस रादर इजीली. सिलाइल ईथर्स आर अ मच बेटर चॉइस. इसमें देखो एल्डिहाइड हमारा पता है कि इतना रिएक्टिव है कि अगर हम उसका इनोलेट भी फॉर्म करें तो भी पॉसिबिलिटी ये रहती है कि वो पहला कार्बोनिल के साथ रिएक्ट करते हैं. तो ये जो लिथियम इनोलेट है ना वो एल्डिहाइड के साथ नहीं चलेगा. ये हमने पहले भी जब हम उसका इनोलेट बना रहे थे ना तब हमने देखा था, तो वो नहीं फॉर्म होगा. तो यहाँ क्या अच्छा है, सिलाइल इनोल ईथर, तो सिलाइल इनोल ईथर के साथ बना दो. अभी ये भी सेम चीज़ हमने पीछे देखी ना, वही चीज़ रिपीट हो रही है, इसलिए फिर से यहाँ नहीं रिपीट करवा रही हूँ. और आप रिएक्शन देख लो, डाउट हो तो कमेंट में मुझे बताना, मैं रिपीट करवा दूंगी. सिलाइल इनोल ईथर फ्रॉम आइदर एल्डिहाइड इन द एब्सेंस ऑफ द अदर वुड बी ट्रबल फ्री एज Me3SiCl कैप्चर्स द इनोलेट फास्टर देन द सेल्फ कंडेंसेशन अकर्स. क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो सिलाइल इनोल ईथर है हमने बात की स्टेबल है, तो पहला रिएक्शन करके ये स्टेबल है, जैसे ये स्टेबल है ये कन्वर्ट हो गया सब इसमें, फिर नेक्स्ट कार्बोनिल के साथ रिएक्ट करके एसिड के साथ रिएक्ट करके ल्यूइस एसिड के साथ ये कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा aldol. ठीक है, फिर से ये सेल्फ इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि इसके पास ल्यूइस एसिड नहीं है. एक बार कन्वर्ट हो जाए फिर हम लोग कार्बोनिल के साथ ल्यूइस एसिड ऐड करेंगे तो प्रोडक्ट मिलेगा. नेक्स्ट है एजाइनोलेट. एजाइनोलेट भी हमने देखा था. अच्छा, आपको याद हो ना, तो हम जब इनोल से इनोलेट बना रहे थे ना तभी भी हमें प्रॉब्लम्स आ रही थी और तभी भी हमने देखा था एजा इनोलेट फॉर्म और क्या क्या इनामाइंस और वो सब. सो सेम चीज़ यहाँ भी है. एजा इनोलेट मतलब क्या करोगे, एल्डिहाइड के साथ पहले इमीन बनाओ, एल्डिहाइड के साथ प्राइमरी अमान रिएक्ट कर दे, इमीन बन गया, इमीन के साथ एलडीए ऐड करो और लिथियम, तो एजा इनोलेट. एजा इनोलेट कैसा होगा, एजा इनोलेट इज़ एन एनालॉग ऑफ कार्बोनिल वाला इनोलेट. ठीक है, तो यहाँ जो O आ रहा था O की जगह यहाँ नाइट्रोजन है. अब इसका देख लेते हैं क्या है नेक्स्ट स्टेप. जैसे ये हमारा एजा इनोलेट बनेगा, ये हमारा दूसरा कार्बोनिल के साथ रिएक्ट करके कैसे रिएक्शन देगा, ये OLi के साथ OLi बना देगा, मतलब लिथियम वाला सॉल्ट बना देगा. फिर एक्सक्यूज में ये जैसे ही जाएगा ये बॉन्ड जाएगा, मतलब ये नाइट्रोजन और ये कार्बन डबल बॉन्ड, ये दोनों डबल बॉन्ड मतलब ये कार्बन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, बन गया. ये जैसे ही बन जाएगा फिर हम लोग लिथियम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो H+ के साथ वाटर एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे, लिथियम चला जाएगा, OH आ जाएगा. फिर बचते हैं हमारे पास ये ग्रुप. तो ये ग्रुप को अगर हम ये हाइड्रोलिसिस कर देना, फिर से इमीन हाइड्रोलिसिस होगा, ये C+N. तो इमीन हाइड्रोलिसिस करे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा C+O में कन्वर्ट हो जाएगा. हमारा बन गया aldol प्रोडक्ट. डिहाइड्रेशन कर दो, फाइनल प्रोडक्ट. अच्छा, ये मैं आपको फिर से बता दूं कि ये मैं मैकेनिज्म आपको इसलिए नहीं बता रही क्योंकि ऐसा नहीं है हमने पहले किया और आप सॉर्ट आउट कर लो खुद से. मेरा मेन मोटिव यही है कि आपको जो रिएक्शन है वो सिंप्लीफाई तरीके से बताओ. तो जब आपने पहले ये चैप्टर कर लिए रिएक्शन, तो आप खुद को रिमाइंड करवाओ कि क्या मैकेनिज्म थी, इसलिए मैं छोड़ दे रही हूँ. ऐसा नहीं है कि मैं चाहती हूँ आप खुद सॉर्ट आउट कर लो क्योंकि मैंने पहले करवा दिया. मैं चाहती हूँ कि आपका माइंड में रिवाइज हो, इसलिए मैं छोड़ रही हूँ. ठीक है, पर अगर आपको डाउट हो, आपको ना समझ में आ रहा, आप फिर से पूछोगे तो मैं आपको फिर से समझा दूंगी. ठीक है, तो इन जनरल हमने एल्डिहाइड में क्या देखा कि एल्डिहाइड में लिथियम इनोलेट्स इतने अच्छे काम नहीं लगे. क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड ही इतना रिएक्टिव है हमारा कि एल्डिहाइड अगर इनोलेट लिथियम इनोलेट में बना दिया तो उसमें चांसेस है सेल्फ कंडेंसेशन होने के, इसलिए हमें लिथियम इनोलेट इसमें काम नहीं लगा. हमें क्या लगा, सिलाइल इनोल ईथर्स और एजा इनोलेट्स हमने नया वाला देखा. ठीक है, फिर ये एसाइलेशन, ओके ये रहने दो, ये लाइन हम लोग नेक्स्ट आगे देखेंगे तो उसमें देख लेते हैं. और एजा इनोलेट्स. अब नेक्स्ट बात आएगी कीटोन की. तो कीटोन में कैसा आएगा, हाउ टू कंट्रोल aldol रिएक्शंस इन कीटोन.
तो कीटोन्स में हमने जैसे इनोलाइजेशन में जो मेथड्स देखे थे वैसे हम देखेंगे काइनेटिक इनोलेट्स और थर्मोडायनामिक इनोलेट्स। काइनेटिक मतलब स्पीड, थर्मोडायनामिक मतलब स्टेबिलिटी, और मैंने लास्ट वीडियो में इतना एक्सप्लेन किया कि अगर मैं एक और बार टॉपिक लाऊँ तो आप बोर हो गए। सो काइनेटिक में लेस सब्स्टिट्यूटेड इनोलेट बनेगा, ठीक है। काइनेटिक मतलब स्पीड में बन जाएगा। सो जो लेस सब्स्टिट्यूटेड हो, सब्स्टिट्यूट जो जिस तरफ सब्स्टिट्यूटेड है ना उस तरफ क्या होगा कि ये जो LDA है वो लिथियम यहाँ बनाएगा तो उसको ये थोड़ा क्राउडेड रहेगा। जैसे सपोज कर लो यहाँ CH3 तो CHH, तो ये क्या हो जाएगा, ये थोड़ा क्राउडेड हो जाएगा। इसलिए इस तरफ ना बन के वो क्या करेगा, LDA जो है वो इस तरफ अटैक करेगा। कहाँ, जहाँ लेस सब्स्टिट्यूशन हो। सो लेस सब्स्टिट्यूशन से क्या हमें मिला, काइनेटिक इनोलेट। एक बार काइनेटिक इनोलेट बन जाएगा फिर बाद में हम उसके साथ दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ हमारा एल्डिहाइड रिएक्ट करके हमें एल्डोल बना सकते हैं, ठीक है। और ये रिएक्शन हुआ इतना स्पीड में, क्योंकि काइनेटिक है, स्पीड से होगा, तो इतना स्पीड हुआ और अब स्टेबल है -78 डिग्री सेल्सियस पे। तो अगर हम रिएक्शन इस वो टेम्परेचर पे कर रहे हैं, सो वो टेम्परेचर पे काइनेटिक इनोलेट स्टेबल है, तो सवाल ही नहीं उठता ये हमारा सेल्फ कंडेंसेशन करेगा, ठीक है। फिर ये रिएक्शन मतलब फिर ये अल्डोल बन गया। अल्डोल का H2O के साथ -H2O निकालो, डिहाइड्रेशन कर दो, हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिल गया। तो अच्छा, ये बात ऐसा है कि ये जो यील्ड है ये हमें कम दिख रही है, ये 65, ये 72। अभी तक अगर आपने ध्यान दिया हो यील्ड पे तो अराउंड 95 ऐसे सब यील्ड थे। तो इनका कहना ये है कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट था कि ये इतना भी यील्ड बन चुका है। इससे पहले क्या हो रहा था कि कीटोन की अल्डोल रिएक्शन बहुत अनकंट्रोल हो रही थी। तो देखो 30 और 31% मिलते थे, क्योंकि देखो सपोज करो ये दोनों रिएक्टेंट है तो यहाँ भी इनोलाइजेशन पॉसिबल, यहाँ भी इनोलाइजेशन पॉसिबल, ठीक है। देखो यहाँ भी है, मतलब पहला फर्स्ट पॉसिबिलिटी यहाँ है, दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ है, तो उस हिसाब से 2 प्रोडक्ट मिल रहे थे। उसकी यील्ड भी देख लो 30 और 31, मतलब ऑलमोस्ट दोनों साथ में ही बनने जैसे। तो इसलिए वो ज़्यादा अच्छा मेथड नहीं है। इसलिए जो हमें 60-70 भी प्रोडक्ट मिला वो बहुत अप्रिशिएबल है वहाँ तभी। अभी फिर से एक रिएक्शन, फिर नहीं, ये जो कप लिथियम था उसके साथ अगर हम लोग ट्राइमिथाइल सिलाइल क्लोराइड ऐड कर दो तो क्या मिलेगा हमें, सिलाइल ईथर। फिर उसको किसी के साथ भी रिएक्ट कर दो। अब बात आती है जिंजरॉल की। जिंजरॉल क्या है, मेजर कंपोनेंट है जो जिंजर का फ्लेवर आता है। जिंजर मतलब अदरक का जो फ्लेवर आता है और वो फ्लेवर में जिंजरॉल प्रेजेंट होता है। तो वो जो फ्लेवर क्यों आता है, तो ये एलिमेंट, ये मॉलिक्यूल की वजह से आता है, ठीक है। अब देखो ये अब पता चल रहा है अल्डोल है, अल्फा ये बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल है, तो इसका मतलब अल्डोल रिएक्शन हुआ होगा। अब अल्डोल रिएक्शन कैसे हुआ होगा, तो सपोज करो ये 2 मॉलिक्यूल है हमारे पास, ठीक है। अब ये 2 मॉलिक्यूल को हमें जॉइंट करना है, तो जॉइंट भी अपने अपने तरीके से होना चाहिए कि भाई ये जो है ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करना पड़ेगा और इसको एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करना पड़ेगा। ये इनोलाइज होना पड़ेगा और ये इनोलाइज नहीं होना पड़ेगा। तो इसके स्पेसिफिक कंडीशंस है, उससे हम कैसे बाहर निकलेंगे। तो देखो सबसे पहले हमने ये ग्रुप लिया, तो ये ग्रुप को इनोलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। और इसको एज अ यहाँ इनोलाइजेशन होना चाहिए, तो ये न्यूक्लियोफाइल को, ये इलेक्ट्रोफाइल। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको तो डायरेक्ट ऐड ही करना है, मेन है कि इसका इनोलेट बनना चाहिए। तो इसको पकड़ते हैं, ये पकड़ा और अच्छा, इसमें कोई भी रिएक्शन करने से पहले क्या करेंगे, ये OH को प्रोटेक्ट कर देंगे कि इसमें कोई रिएक्शन ना हो। फिर लास्ट में हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो OH मिल जाएगा। तो ट्राइमिथाइल सिलाइल क्लोराइड के साथ प्रोटेक्ट कर दिया, एक बार प्रोटेक्ट कर दिया, फिर हमने ये बेस डाला। बेस डालेंगे तो क्या होगा, या तो ये हाइड्रोजन निकलेगा या तो ये हाइड्रोजन निकलेगा और हमारा इनोलेट फॉर्म होगा। पर हमने स्पेसिफिकली ये बेस ऐड किया, ये क्या है, लिथियम हेक्सामिथाइल डाइसिलाजाइड, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये इतना बड़ा, ये LDA से भी बड़ा है। क्यों, क्योंकि LDA में आइसोप्रोपाइल ग्रुप आ रहे थे, इसमें कौन से ग्रुप आ रहे हैं, हेक्सामिथाइल। तो इसके वजह से क्या होगा, हमारा जो इस तरफ वाला जो कंपाउंड है लेस सब्स्टिट्यूटेड, वो इनोलेट फॉर्म करेगा। क्यों, क्योंकि ये इतना बड़ा ग्रुप है, तो वो इस तरफ का जो मोर सब्स्टिट्यूटेड है, ये ऑलरेडी इतना बड़ा ग्रुप है, ये तो ये यहाँ नहीं फॉर्म करेगा, वो इस तरफ का इनोलेट फॉर्म करेगा। फिर देखो पहले ये रिएक्शन ख़त्म करवा देती हूँ, फिर इसके बारे में जाते। फिर ये जो लेस सब्स्टिट्यूटेड इनोलेट बना, फिर हम इसको क्या करेंगे, ये जो इसका मॉलिक्यूल है इसके साथ ऐड कर देंगे और हमें हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा। देखो ये हमारा इनोलेट, ये हमने
अच्छा, इसको पहले डीप्रोटोनेट कर दिया, तो डीप्रोटोनेट के लिए क्या करेंगे हम? अच्छा, नहीं किया, इन्होंने ये जो लिथियम सॉल्ट था उसको हम ट्राईमिथाइल सिलाइल में कन्वर्ट कर दिया, सिलाइल इनोल ईथर में कन्वर्ट कर दिया। एक बार सिलाइल इनोल ईथर में कन्वर्ट कर दिया, जो दूसरा मॉलिक्यूल था हमारा कार्बोनिल वाला वो ऐड करके हमने जिंजरॉल बना दिया, वो भी 92% यील्ड के साथ। दैट इज़ अ गुड यील्ड, ठीक है। तो हमने एक छोटा सा रिएक्शन जिंजरॉल के बारे में देखा। ये बेस के बारे में कि भाई बेस कैसे बनता है। सो ये क्या है, हमारा जो हेक्सामिथाइल सिलाजेन है उसमें ब्यूटाइल लिथियम ऐड करो तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन चला जाएगा, यहाँ लिथियम आ जाएगा। सो दैट इज़ लिथियम हेक्सामिथाइल डाइसिलाजाइड, LiHMDS। सो कभी भी अगर एरो पे ये लिखा हो ना LiHMDS तो डरना मत, इट्स जस्ट अ बेस, पर क्राउडेड बेस, मतलब ये लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड पर अटैक करेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये थर्मोडाइनामिक इनोलेट्स। तो थर्मोडाइनामिक इनोलेट्स मतलब क्या, कि जो मोर सब्स्टिट्यूटेड इनोलेट होते वो थर्मोडाइनामिक देंगे। मोर सब्स्टिट्यूटेड ये, और इसमें कौन ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, इस तरफ का। तो इस तरफ का जो इनोलेट है वो फॉर्म होगा, हमें थर्मोडाइनामिक स्टेबल कंपाउंड मिलेगा, और फिर उसका कार्बोनिल के साथ रिएक्ट करे तो हमें aldol प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये एक नई चीज़ है कि अगर ये जो दूसरा कार्बोनिल ग्रुप ऐड कर रहे हैं, अगर उसमें 2 कार्बोनिल ग्रुप हुए तो कौन सा कार्बोनिल हमारा बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो जो ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो ज़्यादा करेगा। तो ये ज़्यादा रिएक्टिव है ये पार्ट, सो ये वाला जो पार्ट है वो रिएक्ट करेगा, और जो ये दूसरा कार्बोनिल है वो डबल बॉन्ड O ही बना रहेगा, जबकि ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स इट। हमने कीटोन में देखा, तो कीटोन में हमने काइनेटिक और थर्मोडाइनामिक इनोलेट बना के स्टेबल किया। सो ये जो जितने भी चीज़ें की ना, मैं फिर से कंक्लूड ये करवा रही हूँ, मैंने शुरू भी उससे किया, मैं कंक्लूड भी उससे करवा रही हूँ कि हमने क्या किया, हमारा इनोलेट को स्टेबल बनाया, जिससे हमारा जो सेल्फ कंडेंसेशन वाली रिएक्शन थी वो रुक जा रही थी, और हमारा क्रॉस कंडेंसेशन हो रहा था, ठीक है। अब जो एक नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रामोलिकुलर aldol, 2 टॉपिक है aldol के, और फिर हम असाइलेशन पे चले जाएंगे। सो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।